आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SST वाला में। आज हम इस वीडियो के अंदर संसाधन और विकास क्लास 10 का पार्ट तीसरा करने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियो के अंदर मैंने इसका पार्ट पहला और पार्ट दूसरा कवर करा दिया था और आज हम करेंगे पार्ट तीसरा। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लेगा, वरना आपको ये चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट यानी पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको वीडियो के अंदर मृदा के प्रकार बताए थे। आज मृदा के प्रकार के बारे में हम अच्छे से विस्तार से जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यानी मृदा को मिट्टी भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधे के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। यानी जो मिट्टी है एक ऐसा माध्यम है पौधों के विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है हमारे पृथ्वी के अंदर। अब मृदा का वर्गीकरण देखते हैं किस बिहार पे हम इसको बांटते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। यानी हम मिट्टी को उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और व भौतिक गुणों के आधार पर बांटते हैं। चलिए आगे पेज पर हम इसको अच्छे से देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहला प्रकार मृदा का, जलोढ़ मृदा। ठीक है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यानी भारत का संपूर्ण जितना भी उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वीय तटीय मैदान विशेषकर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां के जो डेल्टे हैं वो भी जलोढ़ मृदा से ही बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। यानी ज्यादातर आपको देख जो अधिकतम उपजाऊ वाले जो हमारी जलोढ़ मृदा है वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे कृषि की जाती है एकदम गहन, जिस वजह से वहां पे जनसंख्या घनत्व आपको ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पे जनसंख्या ज्यादा बसती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इसे गन्ने, चावल और गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। यानी अधिकतर जो जलोढ़ मृदाएं होती है उनके अंदर आपको पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त से भरपूर होती है, जिससे क्या होता है गन्ने, चावल और गेहूं की जो अन्य अनाज है वो फसलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब अगले पेज पर हम देखते हैं अगला मृदा का प्रकार। दूसरा हमारा जो प्रकार आता है वो है काली मृदा। इन मृदाओं का रंग कैसा होता है? काला, जिन्हें हम रेगर मृदाई भी कहते हैं। यानी रेगर मृदाएं आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है ब्लू कलर से। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और उसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारी काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए एकदम उचित समझी जाती है, जिसे हम काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली होती है। यानी ये मृदा में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? कौन कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य इनके यहाँ पे पत्थरों पर पाई जाती है। और हमारा जो दक्षिण पूर्वी इलाका है भारत का वहां में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये फैली होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है। महीन कण यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर ये काली मृदा बनी होती है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। यानी काली मृदा के अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। चलिए अब मृदा के तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। लाल और पीली मृदा, ये है हमारा तीसरा प्रकार। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्ष वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक है। यानी जो हमारी लाल मृदा है दक्कन पठार का जो पूर्वी और दक्षिण हिस्सा है वहां की रवेदार आग्नेय चट्टान जो थी वहां पर कम वर्ष वाले भागों में विकसित हुई थी। कम वर्षा मतलब
वहां पे जो भाग कैसे हैं, कम वर्षा वाले भाग। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिम घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का जो लाल रंग रविदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो हमारी वीडियो के अलावा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम आपके सामने बैठे हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए अच्छी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब मृदा के अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। लेटेराइट मृदा, ये हमारा इसका चौथा प्रकार है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यानी ये ऐसी मृदा है जहां पर हाई टेम्परेचर और अधिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में ये मृदा विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के जो इलाके हैं यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और इनका जो टेम्परेचर रहता है उच्च रहता है, जिस वजह से यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। ठीक है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है इस मृदा के अंदर। चलिए अब अगले और पांचवें प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो पांचवा प्रकार आता है मृदा का, मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थल नाम से आपको पता लग रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगिस्तान की। अब भारत के अंदर सिर्फ एक ही रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, जो भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिम राजस्थान में पाई जाती हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी आप कह सकते हो नमक की मात्रा यहाँ पे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, झीलों से जो जल वाष्पीकृत होके भाप बन के बादल बन के जब आसमान में चले जाता है, करने के बाद खाने का नमक बनाया जाता है हमें इससे ही वाष्पीकृत करके। ये था हमारा मरुस्थलीय मृदा। अब चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो देखे हैं वो मृदा के सभी प्रकार देखे थे। मृदा के 5 प्रकार थे जो हमने अभी देखे पिछले पेजों के अंदर। अब जो इस पेज के अंदर हम देखते हैं मृदा अपरदन क्या है। भूमि की ऊपरी परत जो जल या वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसी रेगिस्तान में बहुत अत्यधिक होता है, वहां पर मिट्टी वायु के साथ बहुत अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। मृदा अपरदन का अगर मतलब मैं बताऊं आपको सिंपल भाषा में, यानी जो मिट्टी है, आप देखते होंगे जमीन पर जब मिट्टी पड़ी रहती है कई सारी, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, वो परत ना हवा के कारण बहुत तेज हवा चलती है तो उससे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, जिससे क्या होता है उस जगह पर मिट्टी कम हो जाती है, यानी मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। और रेगिस्तान के अंदर ऐसा बहुत मात्रा में होता है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर जो तेज हवा चलती है, गर्म हवा, वो क्या करती है, रेगिस्तान के अंदर मिट्टी को एक जगह से दूसरे स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में पहुंचा देती है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब इसके कारण क्या है, यानी मृदा अपरदन तो हमने देख लिया क्या है, अब इसके कुछ कारण भी होंगे। आइए अब कारण को देखते हैं। मृदा अपरदन के लिए अनेक कारण हैं। सबसे पहला अति पशुचारण। अति पशुचारण का मतलब है अधिक मात्रा में एक ही जमीन पर यानी एक ही जगह पर पशुओं को चराना, इसे कहते हैं हम अति पशुचारण। निर्माण व खनन प्रक्रिया, यानी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है या कोई निर्माण हो रहा है उसी जगह पर, या वे खनन प्रक्रिया यानी खोद कर जमीन के अंदर से कुछ निकाला जा रहा है, जिसे कहते हैं हम खनन प्रक्रिया। तो ये सब हमारे कारण है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन हो गया, हिमनद और जल कृषि के गलत तरीके, जैसे गलत तरीके से जोतना, खेती करना, ये सब हमारे कारण है मृदा अपरदन के। और एक कारण और है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना, यानी जब पवन चक्की चलती है तो क्या होता है, मैदानों या जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ढलान,
वहां पे क्या होता है, हवा क्या करती है, मृदा को एक जगह से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, चलिए, ये था हमारा मृदा अपरदन। इसका कारण भी होगा, हमें इसके वो भी देखने पड़ेंगे, हमें उपाय समाधान भी तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं मृदा अपरदन के समाधान। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर कृषि करने से, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर, खेत के चारों तरफ वृक्षों को कतार में लगातार एक मेखला बनाना, वृक्षारोपण, अति पशुचारण को नियंत्रित करना, ये सभी हमारे समाधान है, जिससे क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे भारत के अंदर जो मृदा अपरदन है वो जैसी समस्याओं को हम रोक सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर था पार्ट तीसरा के अंदर चैप्टर नंबर पहला भूगोल का संसाधन है विकास समाप्त होता है। और आप सभी के लिए को धन्यवाद जो आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आपके समस्या का हल निकाल सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ अवर यूट्यूब चैनल। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए चैप्टर और की नई वीडियो के साथ अगले दिन।